तो यूनिट 1 में क्या क्या है? यूनिट 1 बहुत छोटी यूनिट है। सो टर्म्स एंड डेफिनेशंस ऑफ ट्रांजिएंट्स, ठीक है, ट्रांजिएंट्स, लॉन्ग ड्यूरेशन वोल्टेज वेरिएशंस, ठीक है, अंडर वोल्टेज एंड सस्टेन्ड इंटरप्शंस, शॉर्ट ड्यूरेशन वोल्टेज वेरिएशंस। शॉर्ट ड्यूरेशन वोल्टेज वेरिएशंस में क्या क्या है? इंटरप्शन, सैग, स्वेल, वोल्टेज इम्बैलेंस, नॉचिंग, डीसी ऑफसेट, वेवफॉर्म डिस्टॉर्शन, वोल्टेज फ्लक्चुएशन एंड पावर फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए हमने बताया आपको कि पावर क्वालिटी है क्या। देखो सिलेबस में पावर क्वालिटी की डेफिनेशन नहीं लिखी है। सी देयर इज नो टर्म्स एंड डेफिनेशंस, क्या है पावर क्वालिटी, क्यों पढ़ते हैं, ये सब इसमें नहीं लिखा है। बट क्या है पावर क्वालिटी, क्यों पढ़ते हैं, बिना इसके अगर आप पढ़ोगे तो बिना इंटरेस्ट के, वैसे होता है जैसे दाल खाते हैं ना, बिना नमक की दाल हो जाएगी, फिर आप केवल चीजें मगअप करोगे और सोचोगे पता नहीं क्या था, बोरिंग, पढ़ लिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी चीज है उससे पहले पता हो कि कर क्यों रहे हैं। तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि ये जो स्लाइड है पहली, इसमें हमने खुद से लिखा हुआ है, इसमें सिलेबस में नहीं लिखा है कि पावर क्वालिटी है क्या जी। पहले मान लो डिफाइन करने के लिए कहते हैं पावर क्वालिटी, तो हमने इसमें 3-4 डिफिनेशंस दे रखा है, 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो इनमें से जो मुझे सही लगा वो कौन सा लगा? सेकेंड वाला ठीक लगा। तो आप चाहो तो फर्स्ट कर लेना। ये फर्स्ट वाला जो डी रोगन, इस सिलेबस में देखो ये बुक है ना, ये रोगर सी डुगन, ये वाली जो बुक है पहली वाली, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम क्वालिटी, टीएमएच की है। तो इस बुक की डिफिनीशन जो है, पहली बुक की डिफिनीशन ये लिखी हुई है क्या, जो मैंने कई बार 2-3 बार आपको बता चुका। तो साथ में ये भी पता होना चाहिए डिफिनीशन कहाँ से लिखा है, क्या सिलेबस में है, कितना करना है, ठीक है। अदरवाइज तो आप पढ़ना शुरू करोगे तो ये तो कोई लिमिट ही नहीं है, कितना भी पढ़ लो। सो पावर क्वालिटी इज डिफाइंड एज any power problem manifested in voltage, current, and or frequency deviations that results in the failure or maloperation of end users equipment. ये डिफिनीशन इस बुक का है जो ऊपर पहले थी। इसी डिफिनीशंस को थोड़ा मॉडिफाई या सिंपल तरीके से लिखा गया है कि power quality is quantified in terms of voltage, current, or frequency deviation of this supply system which may result in failure or mal-operation of customer equipment. तो सेकेंड वाली जो डिफिनीशन इजी है, तो यू कैन कीप सेकेंड वन विद यू, ठीक है। सेकेंड वन आप अपने साथ रख सकते हैं, वो ठीक है। अदरवाइज तो कोई सा भी डिफिनीशंस कर सकते हो। देन इन तीनों में अब तीसरा है द टर्म इलेक्ट्रिक power quality is generally used to assess and to maintain the good quality of power at the level of generation, transmission, distribution and utilization of AC electrical power. मैं क्यों दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ पता है आपको? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अभी कंट्रोलर पढ़ाया हूँ, इससे पहले क्या पढ़ाया था? फैट्स कंट्रोलर। वो भी किस लिए यूज करते हैं? इसी डिफिनीशंस को मेंटेन, इन्होंने लिखा ना, क्या लिखा कि that electric power quality is generally used to assess and to maintain the good quality of power. गुड क्वालिटी ऑफ पावर का मतलब क्या है? वोल्टेज मेंटेन रहे। कौन करेगा? फैक्ट्स कंट्रोलर ही करते हो। वोल्टेज रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी आएगी, फैक्ट्स कंट्रोलर उसको मेंटेन कर देते हैं, उसका मैग्नीट्यूड सिंपल कर देंगे। कौन सा कंट्रोलर यूज होगा? सीरीज कंट्रोलर यूज करके वोल्टेज की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। करंट से रिलेटेड क्वालिटी प्रॉब्लम हो रही है, मान लो हार्मोनिक से सिस्टम में, ठीक है, रिएक्टिव पावर में प्रॉब्लम है, कम ज्यादा है, जो भी करना है तो कौन करता है उसको? शंट कंट्रोलर करते हैं। रियल पावर से प्रॉब्लम है, शंट कंट्रोलर लेगा देगा। तो ये वाली प्रॉब्लम कंट्रोलर यूज करते हैं। कंट्रोलर यानी फैक्ट्स कंट्रोलर के हेल्प से हम करते हैं। बट तो फैक्ट्स कंट्रोलर पावर क्वालिटी वाली बुक में आखिर फैक्ट्स कंट्रोलर यूज क्यों कर रहे हैं? पावर क्वालिटी ही तो इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। जितनी भी चीजें आप इम्प्रूव करने जा रहे हो कंट्रोलर्स के हेल्प से, क्या कर रहे हो? पावर की क्वालिटी ही तो कर रहे हो। वोल्टेज रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो क्या है? पावर क्वालिटी है। चाहे डिप हो, चाहे स्वेल हो, चाहे इंटरप्शन हो, ठीक है, चाहे ट्रांजिएंट हो, चाहे वोल्ट फ्लिकर हो, चाहे वेवफॉर्म डिस्टॉर्शन हो, ये सब जो है किस में आते हैं? पावर क्वालिटी प्रॉब्लम्स है।
करंट रिलेटेड प्रॉब्लम सब सॉल्व कर रहे हो, कौन कौन सी हो सकती है? करंट रिलेटेड में मेनली करंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हार्मोनिक्स होती है। मेनली क्या होती है? हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स सब आपके अंदर है, उसको कौन दूर करेगा? शंट कंट्रोलर दूर करता है, स्टेट काम। तो स्टेट काम की हेल्प से हम उसे कर सकते हैं। रिएक्टिव पावर का प्रॉब्लम जो है, एक्टिव पावर का प्रॉब्लम सारा सॉल्व करते हैं। तो अल्टीमेटली ये कहें तो ये भी पावर क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। यूनिट 4 जो आपका मिटिगेशन टेक्निक अभी, तो इसमें 3 डिफिनेशंस दिया है मैंने पावर क्वालिटी की। तो तीसरा वाला चाहे रख लेना, चाहे सेकंड इजी लग रहा है मुझे। द quality is the power quality is quantified in terms of voltage, current or frequency deviation of the supply system which may result in failure or maloperation of customer। पहला वाला जो बुक का डिफिनेशन है। तीसरा भी एक रिसर्च पेपर से उठा लिया हमने। The term electric power quality is generally used to assess and to maintain the good quality of power। What do you mean by good quality of power? गुड क्वालिटी ऑफ पावर का मतलब होता है जो वोल्टेज और करंट प्योर साइनसॉइडल होना चाहिए और उनका मैग्नीट्यूड वो होना चाहिए, क्या करना है? मेंटेन रहना चाहिए। गुड क्वालिटी ऑफ पावर एट द लेवल ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। थर्ड डिफिनेशन भी ठीक है, जो अच्छा लगे कर लेना। फिर हमने ये लिखा व्हाई पीक्यू बिकम इम्पोर्टेंट। ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं पता है तो आप केवल मगअप करोगे चीजें ना, मगअप करने से मजा नहीं आता। थोड़ा सा होना चाहिए कि क्यों पढ़ रहे हैं। The widespread use of sensitive microprocessor-based control in power electronics devices for higher efficiency, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के जो डिवाइसेस लगाए होते हैं, एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव सर्च कर रहे हैं, ये लगा तो दिया। इससे क्या होता है? हमारा प्रोडक्शन इंप्रूव हो जाता है, बढ़ जाता है, कंट्रोल प्रॉपर होने लगता है। लेकिन ये करते क्या है पता है? ये सारे नॉन लीनियर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड डिवाइसेस हैं। ये क्या करते हैं? दीज डिवाइसेस आर ए मेजर सोर्स ऑफ बैड पावर क्वालिटी। ये जो है ना, जो आपका प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, जो आपका सीएफएल घर में यूज करते हो, तो देखते हो क्या करता है सीएफएल? आपका कम वाटेज खाता है, बहुत बढ़िया। लेकिन वो करता है क्या अल्टीमेटली? अल्टीमेटली वो क्या, पीएलसीज भी यूज करते हो आप ना, कंट्रोल करने के लिए ओवरऑल। जितने कंप्यूटर्स लैपटॉप्स हैं, उससे हमारा काम तो बहुत बढ़िया होता है, चीजें इजी हो रही हैं, लेकिन ये करते क्या है? दीज डिवाइसेस आर ए मेजर सोर्स ऑफ बैड पावर क्वालिटी एंड आर देमसेल्व्स वल्नरेबल टू सच क्वालिटी ऑफ पावर। ये खुद ही पावर की क्वालिटी को बर्बाद कर देते हैं। तो इन जो ये करते हैं, तो इनको हमें ऐसा चीज कुछ होना चाहिए, ऐसे ऐसा एरिया होना चाहिए जहां पे पावर क्वालिटी के रिलेटेड चीजें हम एनालिसिस कर सकें, पता लगा सकें कि उसमें पावर क्वालिटी कौन सी पावर क्वालिटी है, पावर क्वालिटी कौन सी प्रॉब्लम है। देखो भाई, तो वोल्टेज रिलेटेड भी हो सकती है, करंट रिलेटेड, तो सारे डिवाइस तो एक साथ नहीं लगाओगे ना। जैसे सिंपल सा घर में एसी देख लो। एसी ऐसा एक डिवाइस है जिसमें थोड़ा सा भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा तो उसका उसमें ज्यादा डैमेज हो सकता है, उसका जो कंट्रोल सर्किट है बर्न कर सकता है या माल फंक्शन करेगी, वो खराब हो जाएगा। तो वो एसी के लिए वोल्टेज फ्लक्चुएशन अच्छी चीज नहीं मानी जाती है। अगर ज्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएट करा तो 2-4 दिन के बाद एसी आपका नहीं चलेगा। इसीलिए हर एसी के साथ एक स्टेबलाइजर दिया जाता है। स्टेबलाइजर सिंपल सा डीवीआर होता है ना, वोल्टेज रेगुलेटर। स्टेबलाइजर ना, वोल्टेज नाम ही है उसका, वोल्टेज स्टेबलाइजर, वोल्टेज को फ्लक्चुएशन से बचाता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी सप्लाई आ रही है वो घटिया है, तो मतलब उसमें बार बार वोल्टेज अप डाउन होता रहता है, जिसको कि हमारा ये वोल्टेज स्टेबलाइजर मेंटेन रखता है। अदरवाइज आपका एसी गया 2-4 दिन के बाद आप चला ही नहीं पाओगे, खराब हो जाएगा। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन इज नॉट ए गुड थिंग फॉर एसी। तो उसको सही कौन करेगा, उसको मिटिगेट कौन करेगा? वोल्टेज स्टेबलाइजर करता है, जिसको देखो यहाँ सिलेबस लिखा है, पर अभी पढ़ाना है, ऐसा नहीं कि वो, ये देखो लिखा है ना यूनिट 2, अभी स्टार्ट नहीं किया इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ। सोर्सेस ऑफ वोल्टेज सैक, क्या क्या सोर्स होते हैं? मोटर स्टार्टिंग होती है, आर्क फर्नेस, फॉल्ट क्लिप, ये सब जो है वोल्टेज सैक के सोर्स है। फिर क्या लिखा? एस्टिमेटिंग वोल्टेज सैक परफॉर्मेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इट्स प्रोटेक्शन, ये सब जो है दिखाएंगे। सोल्यूशन एट इंड यूजर लेवल आइसोलेशन। इंड यूजर, तो इंड यूजर पे ही तो पावर क्वालिटी की ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इंड यूजर मतलब हम जैसे कस्टमर्स, छोटे हो या इंडस्ट्री हो, ठीक है। फिर देखो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, वोल्टेज रेगुलेटर, ये वोल्टेज रेगुलेटर देख रहे हो, ये वही है जो मैं बात कर रहा हूँ, वोल्टेज रेगुलेटर। स्टैटिक यूपीएस,
आप देखते हो जब हमारा सिस्टम होता है, यूपीएस लगाते हैं ना हम लोग, यूपीएस न लगाए तो हमारा पता चला काम कर रहे हैं, डेटा ही उड़ गया। स्टैटिक यूपीएस, रोटरी यूपीएस, ये भी सिलेबस में है। तब चूंकि एग्जाम भी देना है तो ये भी पढ़ना, रोटरी एंड एक्टिव सीरीज कंपनसेटर। ये मालूम है एक्टिव सीरीज कंपनसेटर क्या होता है? यही सब जो पढ़ रहे हैं, फैक्ट्स कंट्रोलर में था ना, सीरीज कंट्रोलर, सन कंट्रोलर, या उसको कंपनसेटर बोलते हैं। ठीक है, ये है। तो एक चीज दूसरे में मिली हुई है, दूसरी तो एक आप ठीक से पढ़ोगे तो इसके कुछ पॉइंट्स अपने आप तैयार होते जाएंगे। वैसे यूनिट 3 में क्या है? यूनिट 2 में तो सैग से रिलेटेड सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है। क्यों सैग ज्यादा ही पढ़ाना चाह रहे हैं सिलेबस में, पता है आपको? क्योंकि जितनी भी पावर क्वालिटी की प्रॉब्लम है, देखे होगे आप नॉर्मल लाइफ में भी, ज्यादातर वोल्टेज डाउन ही होता है। ज्यादातर वोल्टेज डाउन ही होता है। 95% प्रॉब्लम वोल्टेज का ही है हमारे इंडिया में। इंडिया में अगर देखें तो ज्यादातर प्रॉब्लम किसका है? वोल्टेज ही डाउन होता है। तो इसीलिए वोल्टेज डाउन की पे ज्यादा लोग ध्यान दिए हैं। इंडिया पे वोल्टेज को कैसे मेंटेन रखा जाए उसी पे ज्यादा ध्यान दिया है। इंडस्ट्री भी उसी पे ध्यान दी है। उन्होंने जो डिवाइस बनाया वो भी ज्यादातर वोल्टेज से रिलेटेड ही बनाया है, कि वोल्टेज रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करे। वोल्टेज रेगुलेटर बना दिया, यूपीएस बना दिया, चाहे स्टैटिक हो या सीरीज का, तो वोल्टेज वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वोल्टेज की केवल एक प्रॉब्लम होती है, वो कस्टमर को थोड़ा सा खुश करने के लिए किया गया है, कि अगर वोल्टेज मेंटेन रहेगा जी, तो कम से कम हमारे जो कस्टमर है हमारी इलेक्ट्रिसिटी को परचेज करेंगे और हम इलेक्ट्रिसिटी बेच पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी तो एक कमोडिटी ही है। तो वोल्टेज वो चाहते हैं ठीक ठाक रहे, ताकि पंखा चल जाए, एसी चल जाए, सब चल जाए। अदरवाइज तो ऐसा नहीं है कि केवल आपका वोल्टेज रिलेटेड प्रॉब्लम ही हमारे पास है। हमारे पास तो पावर क्वालिटी की इतनी सारी प्रॉब्लम है जो सॉल्व करना अभी, बहुत सारी चीज तो हुई ही नहीं है सॉल्व। ठीक है, साथ साथ में अटेंडेंस भी एक्चुअली मार्क करते जा रहा हूँ जो जो ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए बीच में मेरा इंटरप्ट हो जाता है। तो ये वोल्टेज सैग को इसीलिए करते हैं कि चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दो जी, कस्टमर खुश रहेंगे, इंडिया में सब खुश रहेंगे, मशीनें चलेंगी, प्रोडक्शन होगा। बाकी उसमें हार्मोनिक्स है, फ्लक्चुएशन है, छोड़ो, सब कौन देखता है। ऐसा नहीं है। अगर हार्मोनिक्स है तो आपका जो भी मशीन है ज्यादा 2 साल चलनी हो, 6 महीने में खराब हो जाएगी। हेल्थ है, हेल्थ सिस्टम के जो भी वेंटिलेटर्स पे जो मशीन है, थोड़ा सा भी हुआ तो वहां तो जान बचाने की बात है, तो वोल्टेज दिए रहो ताकि जान बची रहे उसमें। अगर अब जो भी नॉन लीनियर डिवाइसेस हो हार्मोनिक्स, उससे मल फंक्शन हो जाता है। इंडस्ट्री में जो पीएलसीज है ना, वो अपने आप जो है कंट्रोल सिग्नल दे देती है और कई चीजें बंद हो जाती है। बंद हो गई तो करोड़ों का गया नुकसान। फिर स्टार्ट करोगे, वो करोगे, ऑपरेट कर जाती हैं। वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, कई सारे सिस्टम्स हैं, डिजिटल सिस्टम जो अपने आप मल ऑपरेट कर जाते हैं। एनीवे, मैं तो यहाँ बात कर रहा था साइक की। तो साइक के बारे में देखो, इतनी चीजें पढ़नी है तो आपको एक बार सिलेबस का भी आइडिया होगा, तो ध्यान से आप जान पाओगे कि कितना पढ़े, कहाँ जाना है अभी। इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट्स, ट्रांजिएंट्स में मैंने बताया था एक मोमेंट्री जो है वोल्टेज में कभी कभी वो आ जाती है हल्की से। तो सोर्स क्या है इसके ट्रांजिएंट्स के? ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट। तो बहुत सारे, एक तो एटमॉस्फेरिक होता है, बिजली गिर गई, चिड़िया उसमें अटक गई, तो ओवर वोल्टेज वहां हो सकता है। स्विचिंग ट्रांजिएंट्स, बहुत कैपेसिटर मान लिया आपने ऑन किया, उस पे एकाएक सर्ज होता है, उसको आप बोलते हैं मोटर स्टार्टिंग ट्रांजिएंट्स हैं। पावर फैक्टर करेक्शन कैपेसिटर स्विचिंग ट्रांजिएंट्स, जो अभी बताया, कैपेसिटर ऑन करते हो आप, पावर फैक्टर करेक्ट करने के लिए एक चीज तो इंप्रूव किया, दूसरी जगह वोल्टेज ट्रांजिएंट हो गए। यूपीएस स्विचिंग ट्रांजिएंट्स, न्यूट्रल वोल्टेज स्विंग, डिवाइसेस फॉर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अब देखो अगेन इसमें भी लिख दिया डिवाइसेस फॉर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अब ओवर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए क्या कंट्रोलर ही तो लगाओगे कोई ना कोई, तो उसको देखेंगे कौन सा कंट्रोलर। तो एक पॉइंट तो इसमें भी वही कॉमन हो गया। फैक्ट्स आप पूरा पढ़ चुके हो। हार्मोनिक्स की बात करें, अब लास्ट में हार्मोनिक्स, तो उन्होंने काजेज ऑफ हार्मोनिक्स, काजेज ऑफ हार्मोनिक्स। अब हार्मोनिक्स में भी बड़े कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, बहुत ही क्लियर होना चाहिए दिमाग में, कि एक होता है वोल्टेज हार्मोनिक्स, एक होता है करंट हार्मोनिक्स। तो हार्मोनिक्स में वोल्टेज हार्मोनिक्स को सॉल्व करने के लिए अभी भी कोई भी रिसर्च अभी चल ही रहा है, इस पे कोई खास सफलता नहीं मिली है। वोल्टेज हार्मोनिक्स को दूर करने के लिए अभी जो है रिसर्चर सफल नहीं हो पाए हैं। लेकिन करंट हार्मोनिक्स को दूर करने का काम हम कर चुके हैं। करंट हार्मोनिक्स को कौन दूर कर सकता है? ये शंट कंट्रोलर।
बट वोल्टेज हार्मोनिक्स को अभी ऐसा नहीं कुछ बन पा रहा है कि जिससे इसको थोड़ा बहुत वो कर पा रहे हैं, लेकिन इसको दूर नहीं कर पा रहे। तो हार्मोनिक्स में वोल्टेज हार्मोनिक्स, करंट हार्मोनिक्स, तो जितने भी ये नॉन लीनियर डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं वो वोल्टेज हार्मोनिक्स नहीं क्रिएट करते। वोल्टेज हार्मोनिक्स जनरेशन से आता है, ये करंट हार्मोनिक्स क्रिएट करते हैं। ये हार्मोनिक्स करंट में डाल देते हैं, लोड करंट हमारी डिस्टॉर्ट हो जाएगी इसमें। तो करंट हार्मोनिक्स अगर कहीं भी किसी भी मोटर में या सिस्टम में जा रही है, इट विल क्रिएट अ वेरी बिग प्रॉब्लम, हीटिंग कर देगी और उसमें मल ऑपरेट करा देगी। तो करंट हार्मोनिक्स को हर हालत में दूर करना है, तो उसका सोल्यूशन तो है हमारे पास, बट वोल्टेज हार्मोनिक्स का सोल्यूशन अभी नहीं है, प्रॉपर नहीं है। तो काजेज ऑफ हार्मोनिक्स में पहल मेन, मान लो आपको लिखना ही है या पूछ लिया कोई, कैसे लिखोगे? काजेज ऑफ हार्मोनिक्स मेन मेन क्या है? नॉन लीनियर डिवाइसेस, पीएलसी, कंप्यूटर, सीएफएल, जितनी भी चीजें हम माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड लोड्स जितने भी हैं, ईएसडीज हैं, एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव्स हैं, सारी चीजें ऑल आर काजेज ऑफ हार्मोनिक्स। मेजरमेंट कैसे करते हैं हार्मोनिक्स का? ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ हार्मोनिक्स ऑन ट्रांसफार्मर्स। तो अभी सुन सकते हैं ट्रांसफार्मर के, अगर हार्मोनिक्स है तो ट्रांसफार्मर को हीट अप कर देगा। अब ट्रांसफार्मर 24 घंटे चलता है ना, तो ट्रांसफार्मर तो जल जाएगा। एसी मोटर्स पे क्या हार्मोनिक्स के इफेक्ट्स हैं? कैपेसिटर बैंक्स पे हार्मोनिक्स का क्या इफेक्ट होगा? केबल्स में क्या होगा? केबल्स भी हीट अप होगी। प्रोटेक्शन डिवाइसेस पे जो कोई जो भी लगाए हो आप, उसमें हार्मोनिक्स जा रहा है, तो वोल्टेज वोल्टेज रेगुलेटर लगाए हो, हार्मोनिक्स जा रही है, तो कंटिन्यूअस आप वो तो आपके एसी को तो बचाए हुए है, लेकिन एसी ने क्या 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 काम किया है? उसने हार्मोनिक्स इंसर्ट कर रखा है। भाई नॉन लीनियर डिवाइसेस ही तो है उसमें। नॉन लीनियर जो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड चीजें लगती हैं, चाहे थायरिस्टर लगाओ चाहे डायोड लगाओ, सब नॉन लीनियर है। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड लोड लगा होगा, उसमें कंट्रोल करने के लिए सर्किट लगी होगी, वो भी क्या करेगा? तो हार्मोनिक्स इंसर्ट करेगा। जो भी प्रोटेक्शन डिवाइसेस आप लगाए हो, तो वो क्या करेगा? उसको ट्रिप करा देगा या मल ऑपरेट करा देगा। मान लो एमसीबी है, प्रोटेक्शन डिवाइसेस में क्या क्या यूज करते हैं घर में? ज्यादातर तो एमसीबी होती है। अगर एसी के पास अलग से एमसीबी लगाना है, तो इलेक्ट्रिशियन कहता है भैया 16 एम्पियर की एक एमसीबी लेती है, ये सिंगल हम लगा देंगे। वो एमसीबी तो लगा दिए हो। हार्मोनिक्स है तो वो हार्मोनिक्स जरूरी नहीं है हमेशा करे, लेकिन उस एमसीबी को ट्रिप करा देगा। हो गया, अरे क्या हुआ? कुछ तो कुछ हुआ ही नहीं, एमसीबी ट्रिप हो गई। हमें तो वोल्टेज रेगुलेटर भी लगाया था, स्टेबलाइजर भी लगाया था, वोल्टेज भी कम डाउन नहीं हुआ, और क्यों बंद हो गया ऐसे? तो किसकी वजह से होता है? हार्मोनिक्स की वजह से होता है। एनर्जी मीटरिंग कैसे करते हैं? ये लेटेस्ट टॉपिक है, एनर्जी मीटरिंग करते कैसे हैं। एंड कम्युनिकेशन लाइंस हार्मोनिक्स मिटिगेशन टेक्निक। देखो अगेन यहाँ भी हार्मोनिक्स मिटिगेशन टेक्निक्स डाला है। कौन करता है? ये करता है। हार्मोनिक्स मिटिगेशन टेक्निक में सबसे बढ़िया संट स्टेट काम जो है, जो संट कंट्रोलर कह लो, सिंपल सी बात है, संट कंट्रोलर यूज करके हम हार्मोनिक्स मिटिगेशन टेक्निक कर सकते हैं, जिसको आप फिल्टर भी कहते हो कभी। क्या कहते हैं? फिल्टर। तो अलग से एक जो चीज उसमें डिस्कस कर लेंगे। एनर्जी मीटरिंग कैसे करते हैं? कम्युनिकेशन लाइन से। तो ये सिलेबस में जानबूझ के इसमें इतना टाइम दिया कि एक एक चीज पता तो हो कि करना क्या है। अगर आपको पता होगा ना, तो आप जो एक हफ्ते में भी इसे पूरा कर लोगे। 2 यूनिट हमने कर लिया, पता चला। लेकिन अगर आप ये बाउंड्री लाइन में ना बताऊं, तो आपको लगेगा सर पता नहीं कितना सिलेबस होगा, क्या करना होगा। और मजे की बात यह है कि आपके फाइनल ईयर में सबसे ज्यादा क्रेडिट का यही सब्जेक्ट, यही तो ये वाला है, इंट्रोडक्शन टू पावर क्वालिटी एंड फैक्ट्स जो है, ये सबसे ज्यादा क्रेडिट का 4। बाकी जितने भी सब पढ़ रहे हो ना, वो 3 क्रेडिट्स के। इसके क्रेडिट भी सबसे ज्यादा है। रीजन यही है कि इसका डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे पास, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। और इसको अगर इंटरेस्ट लेके अगर हम लोग सीखे जाएं, चाहे आप, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से सीखो या यूट्यूब सीखो, जैसे सीखो, तो ये बहुत ही काम की चीज है। कहने का मतलब बेकार नहीं है कि केवल एग्जाम देने के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो इतनी चीजें जी करनी है। यूनिट 1 मैंने बताया, फिर से बस एक बार स्क्रॉल डाउन कर दे रहा हूँ। ये बताया पावर क्वालिटी, वाई पावर क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट यहाँ तक। ह्यूज इकोनॉमिक लॉस इफ इक्विपमेंट फेल्स आर मल फंक्शंस। क्यों फेल करेगा भाई? फेल क्यों कर सकता है? क्योंकि हार्मोनिक्स है सिस्टम में, हार्मोनिक्स प्रॉब्लम है, वोल्टेज का एक डाउन हो गया, इंटरप्शन हो गया। तो लिखने को तो मैंने एक लाइन लिखी है, इसके पीछे का जो रीजन है
वो पता है तब आप आगे पढ़ सकते हो, या मिटिगेशन टेक्निक्स कौन सा लगाना है, क्या लगाना है, कहाँ रिसर्च आगे करनी, तब सोच पाओगे। इकोनॉमिक क्लास इफ इक्विपमेंट फेल्स और माल फंक्शन। इक्विपमेंट फेल क्यों करेगा? या तो वोल्टेज डाउन हो जाए, या वोल्टेज इंटरप्ट हो जाए, फ्लिकरिंग हो जाए, हार्मोनिक्स आ जाए, तभी तो होगा फेल, या मल ऑपरेट करेगा। तो जब कोई इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक्स लॉस होगा, तो इसीलिए लिखा है ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस इफ इक्विपमेंट फेल्स। तो ये हो ना हो इसके लिए क्या जरूरी है? वाई पी क्यू इज इम्पोर्टेंट। तो पावर क्वालिटी मेंटेन करना अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं होगा तो ये काम होगा, दूसरा ये हमारा बर्बाद हो रहा है, तो इसलिए पावर क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। आज भी होता है, देखते हो, एक केबल शॉर्ट हो जाती है, पूरे कॉलेज कैंपस में वाईफाई गई, यूपीएस बंद हो गया, पानी नहीं आ रहा है, कहते हो ना, तो क्यों हुआ? वो पावर क्वालिटी इशू से तो होता है। ट्रांसफार्मर जल गया, हार्मोनिक्स कंटिन्यूस जा रही, ट्रांसफार्मर तो जलेगा ही, वोल्टेज एकदम से चला गया, रीजन जो भी हो, तो ऑल सच थिंग्स कम्स अंडर पावर क्वालिटी। तो उनको दूर करने के लिए कुछ ना कुछ लगाने चाहिए। देखो, द प्रोलिफरेशन ऑफ लार्ज कंप्यूटर सिस्टम इनटू मेनी बिजनेसेस एंड कमर्शियल फैसिलिटीज। आज की डेट में बिना कंप्यूटर सिस्टम के तो कुछ चल ही नहीं रहा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिजिटल। अब तो और भी है, घर पे हैं इतना सारे, पेंडेमिक में तो सब कंप्यूटर सिस्टम्स हैं। तो ये कंप्यूटर सिस्टम क्या है? माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड लोड है, नॉन लीनियर लोड है, ये सारे के सारे हार्मोनिक्स जबरदस्त इंसर्ट कर रहे हैं सिस्टम। अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो कभी कभी लार्ज सिस्टम भी मल ऑपरेट कर जाएगा। अगर हेल्थ सिस्टम कोई वेंटिलेटर पे है, वो मल ऑपरेट कर गया तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो सकती है। तो फायदा तो हो रहा है हमें, सब कुछ कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास भी कर रहे हैं, घर पे सब कुछ कर रहे हैं, बट जो पावर की क्वालिटी डिस्ट्रॉय हो रही है, दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ आल्सो ना। डीरेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इंडस्ट्री। तो कहने को एक एक लाइन लिखा है, एक लाइन लिखने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। आप सोचोगे इसे हम मगअप कर ले काम हो जाए, मगअप से नहीं, आपको समझना चाहिए इसका इम्पैक्ट कहाँ तक है, कैसे है, तब आप इसको आप प्रेजेंट कर पाओगे या बोल पाओगे कॉन्फिडेंटली कभी। डीरेगुलेशन ऑफ पावर, इलेक्ट्रिक पावर इंडस्ट्री। तो आने वाले टाइम में अभी पावर इंडस्ट्री डीरेगुलेट हो रही है। डीरेगुलेट का मतलब समझते हो? जो ट्रांसमिशन, ये जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन अभी एक आदमी करता है, एक कंपनी करती है, अब सब अलग अलग हो जाएंगे। जनरेशन विल बी डन बाय some other person, transmission will be done by some other person, and distribution will be done by some other person। और जनरेशन जब अदर से होगा उसमें भी दो तीन कंपनियां आ जाएंगी, टाटा आ गई, रिलायंस आ गई, तो अब उसमें हमारे पास चॉइस होगी हम किसकी बिजली खरीदें, किसकी बिजली हम खरीदेंगे, जिसमें पावर क्वालिटी प्रॉब्लम हो ही ना, पावर क्वालिटी अच्छी हो जिसकी। तो द यूटिलिटी हैज टू इंश्योर गुड पावर क्वालिटी टू रिटेन अट्रैक्ट कस्टमर्स, इसे लिखा है। जो भी यूटिलिटी है, अगर वो गुड क्वालिटी, गुड पावर क्वालिटी इंश्योर नहीं करेगी तो कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होंगे। देखते हो जिसका सिग्नल नहीं आता, जैसे मोबाइल की बात करो, मोबाइल में तो हो चुका है डीरेगुलेशन पूरा प्रॉपर, तो देखते हो हम लोग तुरंत स्विच कर देते हैं, पोर्ट कर लेते हैं ना तुरंत। तो दो चार बार कटा, अरे बहुत बकवास सिग्नल है, इसका तो आता है नहीं, चलो इसको हटा ले, हमारे पास चॉइस है ना। सेम चॉइस विल बी देयर इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आल्सो इन कमिंग ईयर्स। सो डीरेगुलेशन ऑफ पावर इंडस्ट्री क्या करेगा? पावर की क्वालिटी को अच्छा करने में हेल्प करेगा। Significant increase in embedded generation and renewable energy sources which create new power quality problems। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पे आज पर ध्यान दिया जा रहा है। रिन्यूएबल मतलब सोलर, रिन्यूएबल मतलब क्या है? सोलर आप ज्यादा से ज्यादा लगा रहे हो, विंड लगा रहे हो, तो ये सारे के सारे भी न्यू पावर क्वालिटी प्रॉब्लम चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं, इनको भी हैंडल करना आना चाहिए। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी तो हम कर दिए, थोड़ी सी बिजली या ज्यादा कोयला खत्म हो रहा है हमारा, तो ये तो मिल गया हमारे पास, लेकिन इन्होंने जो किया इलेक्ट्रिसिटी की जो क्वालिटी को डिग्रेड किया है, उसको भी, उस इशू को भी साथ साथ उसके उसका भी रिसर्च होना चाहिए, साथ साथ उसकी मिटिगेशन टेक्निक भी डेवलप करते रहने चाहिए। अदरवाइज तो हम रिन्यूएबल एनर्जी ढेर सारा लगा दें, काम तो मेन हो, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है लेकिन नुकसान ज्यादा हो रहा है। सो दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। फिर हमने यहाँ लिखा इफेक्ट्स ऑफ पुअर क्यू पीक्यू। किस लिए सब किया? सो दैट एनी स्टूडेंट कैन गेट फर्स्ट इंटरेस्ट देन गो अहेड,
फॉर सिलेबस। पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ पुअर, कुछ लोगों को भेजा हो सकता है, एक दो स्लाइड छोड़ के अरे पता नहीं क्या है, चलो एक दो लाइन बाद में पढ़ लेंगे एग्जाम के टाइम पे। तो ऐसा नहीं, इसीलिए असाइनमेंट में भी ये दिया था मैं। ये आप चाहो तो ऐसे करके फेंक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपकी डे टू डे लाइफ की, आप इलेक्ट्रिकल के हैं सब लोग, कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो फिर आपको दिक्कत होगी। आज कितना दुकान से खरीद खरीद के लाओगे, पता तो हो खरीदना क्या है, करना क्या है। पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ पुअर पावर, कोई प्रोजेक्ट मान लो आप बनाए हो छोटा सा, वो एक मिटिगेशन टेक्निक लगा दोगे, आपका प्रोजेक्ट दूसरे से अलग हो गया, पूछेगा क्यों लगाया, कि इसमें से सर ये हो तो रहा है लेकिन ये पावर क्वालिटी इश्यूज है, इसको दूर करने के लिए हमने लगाया। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आजकल चल रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे तो पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है, देख रहे हो ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो हार्मोनिक्स जनरेट हो रही है उसको दूर करने के लिए भी कुछ नहीं बना पा रहा है। एक छोटा सा डिवाइस हार्मोनिक्स मिटिगेशन टेक्निक का लगा दो, आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो रिसर्च है वो एकदम अलग हो गई दूसरे से। वो दूसरा वाला भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहा है, लेकिन आपने क्या किया, उसमें हार्मोनिक्स मिटिगेशन टेक्निक लगा दी, ताकि हमारा जो मोटर है उसमें जो कन्वर्टर लगाते हो ना आप, तो कन्वर्टर क्या करता है, बहुत सारा हार्मोनिक्स के, वो भी तो नॉन लीनियर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है, तो उससे इतना ज्यादा जो हार्मोनिक्स जनरेट होती है, तो वो दूर करने का कुछ कर दो। तो कब करोगे, जब सोच पाओगे ना कि पावर क्वालिटी है, इसमें यहाँ दिक्कत हो रही है, ये क्या कर रहा होगा कि हीट कर रहा होगा, तो इसको दूर कर दो। आपने तो बहुत छोटा सा रिसर्च किया, लेकिन वो बहुत न्यू है, अब उस पे काम चल रहा है अभी भी, कि उसको कैसे दूर की करें, क्या लगाएं। उसी कन्वर्टर के साथ एक छोटा सा लगाएगा कोई, जो भी करके पहले तो उस पे रिसर्च करेगा, देखेगा कि कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, तब तो लगाएगा। तो उस पे आप कर सकते हो। तो इफेक्ट्स ऑफ पुअर पीक्यू मैंने लिखा, क्या क्या हो सक गड़बड़ करता है पावर क्वालिटी। माल फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट, जितने भी आईटी इक्विपमेंट्स हैं, कंप्यूटर है, पीसीस पीएलसीज, एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव्स ना, नेमली माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम्स, पीसीस पर्सनल कंप्यूटर्स, पीएलसीज जो आपके यहाँ पीएलसीज है ना, ASD एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव्स, दैट में लीड टू ए प्रोसेस स्टॉपेज। ऐसा क्यों लिखा है इसने, क्योंकि ये माल ऑपरेट कर जाएंगी तो कंट्रोल करेंगे, तो जो भी चीज बंद यहीं से तो कंट्रोल होता है, पीएलसी कंट्रोल करती है, या आप कंप्यूटर पे आपका मेन सर्वर ही बंद हो गया, इंडस्ट्री तो बंद होगी। दूसरा, फास्ट स्टेजिंग ऑफ इक्विपमेंट, कोई भी इक्विपमेंट 2 साल के लिए बनाए हो आप, 1 साल में खराब हो जाएगा, कि कंटिन्यूअस उसमें हार्मोनिक्स जा रही, कंटिन्यूअस वोल्टेज डाउन दे रहे हो आप, सब तो गड़बड़ हो रहा है, तो जाएगा, गड़बड़ होगा। थर्ड, इक्विपमेंट ट्रिप्स ऑफ प्रोग्रामिंग इज लास्ट, डिस्क ड्राइव क्रैशेस। देखते हो कभी कभी इक्विपमेंट अपने आप बंद हो जाता है, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कुछ किए हो, सब गया, डिस्क ड्राइव क्रैश कर जाती है। हालांकि रेयर केस में होता है, हो जाए, तो ये सब कुछ पावर क्वालिटी के प्रॉब्लम की वजह से ही होता है। लॉस ऑफ एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिक मशीन्स, मशीन्स प्रॉपर अपने फुल एफिशिएंसी पे काम नहीं करेंगी, क्योंकि वो अननेसेसरी हीट हो रही हैं हार्मोनिक्स की वजह से, अननेसेसरी लो वोल्टेज मिल रहा है। तो ऑल दिस थिंग्स will reduce the efficiency of electric machines. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन सिस्टम्स, बात करते हैं कभी कभी, देखते हो हमारा जो है बात ही नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो भी इनकी वजह से होता है। डेटा लॉस, फ्लिकरिंग ऑफ लाइटिंग एंड स्क्रीन, स्टॉपेज और डैमेज ऑफ सेंसिटिव इक्विपमेंट। सो ये सारे के सारे के पीछे क्या है, ये पुअर पीक्यू, पुअर पीक्यू अगर है तो बहुत ज्यादा हमारा तो ऐसे ही हर सारी मशीनों की लाइफ बढ़ जाएगी, तो रोज रोज हर 6 महीने 1 साल में खरीदना नहीं पड़ेगा, तो इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। इसको दूर करने के लिए पूरी दुनिया वालों ने क्या किया, कुछ पावर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। जो वोल्टेज से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं और करंट से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं, मतलब हार्मोनिक्स से। क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम वोल्टेज से रिलेटेड है, पूरे अपने इंडिया की बात करें तो वोल्टेज से रिलेटेड प्रॉब्लम पे ही ध्यान देते हैं, वो भी किस पे, कि वोल्टेज मेंटेन रहे जी बस, बाकी पे तो ध्यान ही नहीं दे रहा है अभी कोई। तो ध्यान तो देना ही पड़ेगा, कमिंग ईयर्स में नहीं ध्यान देंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो पावर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में वोल्टेज रिलेटेड जितनी भी इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने के लिए IEEE 1159 1995 ये स्टैंडर्ड है जो पूरे वर्ल्ड में अप्लीकेबल है, नॉट ओनली इन इंडिया। तो
पावर सप्लाई सफर्स फ्रॉम मेनी पावर क्वालिटी प्रॉब्लम्स लाइक सैग, सैग मतलब वोल्टेज डाउन होने को बोलते हैं, स्वेल वोल्टेज अप हो गया, वोल्टेज फ्लक्चुएशन जिसको फ्लिकरिंग होती है, लाइट कभी कभी फ्लिकर करती है ना, शॉर्ट एंड लॉन्ग इंटरप्शंस, लाइट चली गई अगर 1 मिनट से कम तक गई है तो बोलते हैं शॉर्ट इंटरप्शन है, 1 मिनट से ज्यादा देर तक नहीं है तो बोलते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन इंटरप्शन। अंडर वोल्टेज transients harmonics na. For these power quality problems some limitations are decided by technical industries associations like इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ये है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, याद होना चाहिए, कहने का मतलब कोई पूछे टेल मी द स्टैंडर्ड्स व्हिच डील्स विद द वोल्टेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, टेल मी द स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स व्हिच डील्स विद वोल्टेज रिलेटेड इश्यूज, तो आपको कहना चाहिए IEEE 1159-1995 standards deals with all voltage related problems in whole world। क्या है ये स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड इस टेबल में हमने आपको शो किया हुआ है। एक तो होता है शॉर्ट ड्यूरेशन वेरिएशन, एक होता है लॉन्ग ड्यूरेशन वेरिएशन। बहुत मोटी भाषा में बताऊं तो 1 मिनट से कम टाइम तक जो भी चीज होती है उसको बोलते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन वेरिएशन, और जो 1 मिनट से ज्यादा तक अगर कोई चीज परसिस्ट करती है तो बोलते हैं उसको लॉन्ग ड्यूरेशन इंटरप्शन। इसी शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरप्शन में सैग स्वेल इंटरप्शन लिखा है। सैग का मतलब होता है इट्स ए मोमेंटरी वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज डाउन। उसका टाइम कितना होना चाहिए, 0.5 साइकिल से स्टार्ट होता है और 1 मिनट तक। इसके नाम अलग अलग भले ही हैं, ये सैग के ही पार्ट है। कहां से स्टार्ट हुआ, 0.5 साइकिल से कहां तक गया है, 1 मिनट। यानी कि 0.5 साइकिल से लेके 1 मिनट तक अगर वोल्टेज डाउन रहता है, कितना रहता है, 0.1 से 0.9 पर यूनिट। तीनों में देखो लिखा है 0.1 से 0.9 पर यूनिट। यानी मैग्नीट्यूड वोल्टेज का अगर 0.1 से 0.9 पर यूनिट डाउन हो जाता है कितने टाइम के लिए, 0.5 साइकिल से लेके 1 मिनट के लिए, तो हम कहते हैं कि जी सिस्टम में वोल्टेज सैग है। ठीक है, वोल्टेज सैग है। ये किसने बनाया, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो ये वोल्टेज सैग है। अब उस वोल्टेज सैग का रीजंस आप ढूंढोगे कैसे होता है, देखोगे कभी आल्ट हो गया, एकाएक मोटर स्टार्ट करते हैं तो होता है। रीजंस, देयर आर सो मेनी रीजंस। ठीक है, यूनिट 2 में यही तो था, रीजंस बताना है और रीजन के बाद इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये भी बताना है। वोल्टेज सैग सॉल्व करने के लिए यूपीएस लगाते हो, वोल्टेज रेगुलेटर लगाओगे, ये यूनिट 2 का पार्ट है। इसको दूर करने के लिए ही तो करेंगे, तो वो भी इससे जुड़ा हुआ है। ये हुआ वोल्टेज सैग। नाउ कम टू स्वेल। जो वोल्टेज बढ़ जाता है उसको वोल्टेज स्वेल बोलते हैं। इसका भी ध्यान से देखिए ड्यूरेशन, तो देखो 0.5 साइकिल से शुरू होकर 1 मिनट तक गया है, यानी कि ड्यूरेशन यही है। अब चूंकि यहाँ वोल्टेज घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ना चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो ये बढ़ना ये चाहिए कि 1.1 पर यूनिट से लेकर के 1.8 पर यूनिट, 1.1 से 1.8 पर यूनिट तक अगर इसका मैं हो जाता है, कितने देर तक रहता है, 0.5 साइकिल से लेके 1 मिनट तक, तो उसको बोलते हैं स्वेल। बाकी क्या लिखा है फॉरगेट अबाउट। टाइम होना चाहिए ड्यूरेशन 0.5 साइकिल से 1 मिनट, और मैग्नीट्यूड होना चाहिए 1.1 से 1.8, इसको बोलते हैं स्वेल। अब एग्जाम में अब पूछेगा तो आपको डायग्राम भी दिखाना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा। तो ये टेबल के हेल्प से पहले मैं बोल दूं फिर बताता हूँ। अब मैं रिवाइज कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ। अब आज के बाद मैं यूनिट 1 नहीं पढ़ा हूँ, बोलूंगा कोई भी पूछे। ठीक है, और नोट्स भी दे दिया। अब आपको एक मैंने बाउंड्री लाइन बता दी, जो लोग नहीं किए हैं अपना कर लेंगे, आप लोगों से पूछ लेंगे। इंटरप्शन, इंटरप्शन में भी देखो एक शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन। अगर इंटरप्शन 1 मिनट से कम है, यानी 0.5 साइकिल से लेके 1 मिनट तक है, इंटरप्शन का मतलब ये होता है कि जीरो वोल्टेज ना, इसीलिए पॉइंट लेस देन 0.1 पर इसको जीरो ही कर सकते हो आप। इंटरप्शन का मतलब ही होता है वोल्टेज गया। अगर वोल्टेज 0.5 साइकिल से लेके 1 मिनट तक नहीं है तो उसको बोलते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरप्शन। अगर वोल्टेज 1 मिनट से ज्यादा देर तक नहीं आता है, देखो इस इंटरप्शन है ये भी, क्या है 0 पर, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन इंटरप्शन। अब देखे थे ना यूनिट 1 में ये सब टर्म थे आपके, क्या इंटरप्शन, सैग, स्वेल, ट्रांजिएंट्स। 30
ट्रांजिएंट्स में आपका ये लिखा है इम्पल्सिव, ऑस्किलेटरी। इम्पल्सिव हो सकता है, इम्पल्सिव मतलब लेस देन 50 नैनो सेकेंड्स तक आया, फट से आया फिर चला गया, इम्पल्सिव, इम्पल्स जस्ट लाइक। ऑस्किलेटरी मतलब कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, ऑस्किलेट कर रहा है। वोल्टेज इम्बैलेंस का मेन कारण होता है कि तीन वाइंडिंग होती है ना, थ्री फेज अगर वायर है, हमारा थ्री फेज सप्लाई है, मोटर की थ्री फेज वाइंडिंग है, तो उसमें किसी एक वाइंडिंग को आप ब्रेक कर दो, या एक वाइंडिंग में वोल्टेज किसी फॉल्ट की वजह से चला जाए, तो वोल्टेज इम्बैलेंस हो गया, या वोल्टेज अनबैलेंस इसको बोलते हैं। वेवफॉर्म डिस्टार्शन में क्या क्या चीज हो सकता है? वेवफॉर्म जब डिस्टार्ट होती है तो कितने रीजन से हो सकती है? हार्मोनिक्स आ सकती है, हो सकता है इस वजह से हो, नॉचिंग हो सकता है, या नॉइज। अगर आपके सिस्टम में, आपके वेवफॉर्म में नॉइज है, तब भी वेवफॉर्म ब्लर्ड होगी, डिस्टॉर्टेड। तो ये पूरी एक कंप्लीट टेबल थी, IEEE 1159/99। ये सारे के सारे किसको बताए हैं? वोल्टेज रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस किए। अब एग्जाम भी देना है ना, तो एग्जाम में ऐसे लिखना होगा, देखो। तो आजकल लोग बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, या आप चाहो तो ये वाला एग्जाम की चीज है, इसमें कुछ नहीं समझना है, सीधे मगअप करो, ये लिख के आ जाओ। सो दीज थिंग्स विल बी यूज्ड फॉर एग्जाम। ऐसे वोल्टेज सैग इतना लिखना पड़ेगा ना। वोल्टेज सैग इज ए मोमेंटरी वोल्टेज ड्रॉप इन मैग्नीट्यूड रेंजिंग फ्रॉम 0.1 per unit to 0.9 per unit. इट हैज ए टिपिकल ड्यूरेशन फ्रॉम हाफ ए साइकिल टू 1 मिनट। जो अभी मैंने टेबल से आपको समझाया, उसी चीज को यहाँ पे क्या किया हुआ है, लिखा है। ठीक है। अच्छा, 1 मिनट आप लोग ये करना, सभी लोग